नमस्कार, मैं हूं रहित राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने यूपी में 273 सीटें जीतकर कामयाबी का नया इतिहास रचा है। इस इतिहास को रचने में सबसे बड़ा रोल था उत्तर प्रदेश की दलितों और महिलाओं का। इस बार यूपी में बसपा को 12.8% वोट शेयर रहा, जो पिछली बार के वोट शेयर 22.9% से 10% कम हुआ है। सपा का वोट बैंक भी 10% बढ़ा है। पिछड़ा वर्ग के वोटों का जितना नुकसान सपा ने किया, उससे ज्यादा वोटों की भरपाई बसपा के दलित वोट से हो गई। बीजेपी मायावती का कोर वोट बैंक हिंदू दलित पहली बार बड़ी संख्या में बीजेपी में शिफ्ट हो गया, यानी दलितों के विश्वास से बीजेपी ने इस बार इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं ने इस बार न केवल पुरुषों से ज्यादा वोट किया, बल्कि बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में मतदान भी किया। इस बार उत्तर प्रदेश में 60.80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन महिला मतदाताओं के मतदान करने का प्रतिशत इस औसत से कहीं ज्यादा 62.24% रहा और इसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा के पक्ष में गया है। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने पिछले 5 साल में जो अभियान चलाया, उसका नतीजा ये रहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका ने 40% महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव से भी खराब हो गया। पार्टी 403 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही कामयाबी पा सकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज, अवध और पूर्वांचल, हर तरफ दलित और महिलाओं ने योगी और मोदी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ करी। उज्ज्वला योजना, घर घर शौचालय और मुफ्त राशन जैसी अनगिनत योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं को मिला, तो वहीं कानून व्यवस्था के मजबूत होने का फायदा भी महिलाओं को सबसे ज्यादा मिला। कॉलेज जाने वाली ऐसी लड़कियां जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था। इससे पहले दलित राष्ट्रपति बनाकर भी बीजेपी ने दलितों का विश्वास पहले ही जीत दिया था। तो क्या इस बार यूपी को दलित उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है? इसके कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दलित अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है? क्या समाजवादी पार्टी का जातीय गठबंधन फेल हो गया? क्या मायावती के दलित वोटर बीजेपी में शिफ्ट हो गए? यह सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि बसपा ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो सपा के उम्मीदवार की जाति के थे। इनमें 91 मुस्लिम बाहुल, 15 यादव बाहुल सीटों पर थे। ये ऐसी सीटें थी जिसमें सपा की जीत की प्रबल संभावना थी। इन 122 में 68 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती। मायावती ने बसपा के जीतने से ज्यादा जोर भाजपा को जिताने में लगाया। तभी तो कभी यूपी में सरकार बनाने वाली बसपा सिर्फ 1 सीट तक सीमित रह गई। सुनिए इस बारे में मायावती का क्या कहना और बीजेपी की क्या दलील है। फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार न हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से जरूर पछताएंगे। ऐसा है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो दलित था उसके समझ में आ गया कि उसका हित जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए जो बरसों से उनसे जुड़ा रहा, हाथी का झंडा उठाता रहा, वो वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट। और मैं एक चीज और टारगेट करता था बीएसपी को, आप जानते होंगे कि बहन जी ने हमेशा आपका नुकसान किया है, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को सबके लिए खोल करके, चाहे ST/ST एक्ट को 20 दिसंबर 2019 को डाइल्यूट करके, ये सब जो है तो दलितों के बड़ी अच्छी समझ में आ गई। देश का सवाल में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मायावती का परंपरागत वोट बैंक था वो बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गया, पहला। दूसरा, महिलाएं जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट किया यूपी में खासतौर से, और जो वोट किया उसमें प्रतिशत बीजेपी को जाता था। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ नेहा जोशी जी जुड़ेंगी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, साधना भारती जी जुड़ेंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगी, रेणु मित्तल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और आलोक मेहता सर हैं एडिटोरियल डायरेक्टर ITV के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और
आलोक सर, शुरुआत आपसे करते हैं। ये दो बिंदु है, हालांकि कई ऐसे पहलू हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दो अहम पहलू हैं जो 37 साल बाद एक रिकॉर्ड बनाया है बीजेपी ने और खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने। उसके दो पिलर हैं। पहला, जो शिफ्ट हुआ वोट बैंक मायावती का, यानी दलित वोटर्स, और सेकेंड, जो महिलाओं का वोट प्रतिशत था, ज्यादा भी था, और माना ही जा रहा है वो शिफ्ट हुआ है योगी आदित्यनाथ के लिए। आलोक सर। रजत जी, आप तो 20 साल से जमीनी सच्चाई जानते हैं। ऐसा नहीं है। बीजेपी और आरएसएस दलितों के उद्धार, आदिवासी इलाकों के लिए कितनी संस्थाएं बना रखी थी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जाति समीकरण निकालने वाले हमारे जो भी मीडिया के मित्र, राजनीतिक, इवन समाजवादी पार्टी ने भी जो सोचा है कि इस तरह से ही सारा सब कुछ खेल हो जाता है, जमीनी लगातार काम करने का। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, दलितों का वोट, और केवल राष्ट्रपति बनने से नहीं, राष्ट्रपति तो देखिए कई और बने, या पासवान जी तो खुद उसके नेता थे, लेकर तो नहीं गए। तो उस तरह से खाली दलित नेता हो या दलित राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, उससे नहीं होगा। होता यह है कि आप उनके लिए, हितों के लिए, उनको बीएसपी से जब लगा कि अब उनसे कोई हमें नहीं है, और बीजेपी यदि घर में हमें गैस दे रही है, यदि हमें उनकी महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का भी मैं तो मानता हूँ, जो आपने जोड़ा है, महिलाएं भी हमारे। ठीक है आलोक सर, तीन बड़े पॉइंट्स लोग कह रहे हैं। उज्ज्वला योजना है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, लॉ एंड ऑर्डर है, महिला सुरक्षा है। आपके तीन बड़े पॉइंट्स, ये वोट बैंक क्यों शिफ्ट हुआ बीजेपी में? देखिए, एक तो भावनात्मक धार्मिक लगाव। ये आप मानिए कि भारत की जो महिलाएं हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में, उनको एक धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ा गया, वो एक कारण है। कानून व्यवस्था एक इससे भी बड़ा कारण है। मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था जो है, जिस तरह से, जिसकी सुरक्षा आपने भी उसका जिक्र किया, और उस तरह की जो घरेलू गैस, शौचालय, ये जो लाभार्थी योजनाएं हैं, अनाज खास करके गरीब इलाकों में, उसका भी बहुत बड़ा लाभ बीजेपी को मिला है। योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो इमेज बनाई, बार बार, आमतौर पर कोई चीफ मिनिस्टर, आप तो जानते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि हम बुलडोजर चला देंगे, हम ठिकाने लगा देंगे, लेकिन उन्होंने इमेज उनकी जरूरी थी, क्योंकि लोग कई वर्षों से त्राहिमाम कर रहे थे कि अपराध बहुत हैं। परसेप्शन ऐसा नहीं कि अपराध खत्म हो गए होंगे, ऐसा नहीं, अपराध तो होते हैं और होते रहेंगे। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि महिलाओं का और दलितों का व्यापक समर्थन मिला। आलोक सर, एक छोटी टिप्पणी और आपसे, उसके बाद फिर पैनल को बिल्कुल ओपन कर देंगे। जो जाटव वोट बैंक था बीएसपी का, वो आप कह सकते हैं 70% बचा, लेकिन अदर देन जाटव जो भी वोट बैंक था वो बीजेपी को शिफ्ट हुआ है। एक बार एक वोट बैंक, आप लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं, एक वोट बैंक अगर एक बड़े चुनाव में शिफ्ट होता है, उसके बाद उस वोट बैंक को वापस अपनी तरफ लाना एक बड़ी मुश्किल की बात होती है। बिल्कुल, आप तो ठीक है। नहीं, कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, हाँ। दलित, अपर कास्ट और मुस्लिम, बीएसपी तो बाद में आई ना। मैं तो वर्षों से देखता हूं कि सबसे बड़ा वोट अपर कास्ट और दलित दोनों को मिलाकर, मुस्लिम मिलाकर के कांग्रेस को सबसे बड़ी सफलता मिलती थी। तो दलित उनके पास वापस, कांग्रेस का इतनी कोशिश के बाद भी कांग्रेस के पास नहीं जा पाया, क्योंकि उन्होंने पुराना, इसलिए बीएसपी के लिए वापसी अब संभव नहीं है। ये ठीक है, वो समाजवादी को उन्हें जहां लगा कि सुरक्षा मिलेगी, उन्होंने बीएसपी का वोट वहां भी दिया होगा। लेकिन जो वोट ट्रांसफर वाली थ्योरी है, और एक लाइन और जोड़ूंगा, देखिए, ये जिसकी आपने चर्चा की, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने चूंकि समय देखा है, जब गांव के गांव खाली हो जाते थे, मैं इसकी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन डर, आतंक होता था 70s 80s में, उस समय ऐसी स्थिति में उनको जिससे सुरक्षा मिलेगी, कांग्रेस दे, बीजेपी दे, दूसरी कोई समाजवादी या बीएसपी ने, मायावती जी ने भी कानून व्यवस्था के बल पर जीता था। हाँ। लेकिन जब लगा कि वो तो पता नहीं इधर रहेंगी नहीं रहेंगी, पिछली बार उन्होंने समझौता कांग्रेस से भी किया और समाजवादी से किया, तो विश्वसनीयता गठबंधनों ने जो खोई, उसका नुकसान भी मायावती जी को हुआ। और वोट जो आपने कहा, गैर जाटव वोट भी, मैं तो मानता हूँ जाटव वोट जो जितना मिल सकता था मिला, तो बैंक की तरह नहीं मिला। हाँ ठीक है, जो लॉयल्टी जिन्होंने जो उनके लिए मदद की, ठीक है, उन लोगों ने मायावती को वोट दिया। ठीक है आलोक सर, हमारे साथ नेहा जोशी बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी जुड़ गई हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सुप्रिया सत्यम पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ गई हैं। साधना जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी नेहा जी से ले लेते हैं। नेहा जी, जो डिस्कशन है, क्योंकि आप 5 मिनट लेट, वो हमने उसी पर रखा है। कई बिंदु होते हैं, जीत की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, आप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जो दो अहम बिंदु हैं, वो पहला, जो महिलाएं थी, वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ज्यादा था, दूसरा, मोदी योगी को पसंद किया है, और दूसरी बड़ी चीज उसमें कि जो दलित फैक्टर था, उसने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को वोट किया यूपी में। महिलाओं ने वोट क्यों किया? 3 बड़ी वजह। नेहा जी। धन्यवाद। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी, थोड़ा तकनीकी कारणों से मैं लेट जुड़ी।
और जो आपने बात कही कि क्या फैक्टर रहे इस चुनाव में, क्यों बीजेपी दोबारा वापस आई, मेरा मानना है कि 2014 के बाद से कहीं ना कहीं राजनीति बदली है इस देश की। हम जो एक वाटर टाइट जिसे कहते हैं कंपार्टमेंट्स बना देते थे कि ये एक वोटिंग ब्लॉक है जो इस तरीके से वोट करता है, मुस्लिम एक पार्टी को वोट करते हैं, यादव एक पार्टी को वोट करते हैं, नॉन जाटव जो दलित होते हैं वो एक तरफ जाते हैं, जाटव एक तरफ जाते हैं। ये सारी जो कैलकुलेशंस होती थी हमारे पोलस्टर्स की, जो आज भी इस प्रक्रिया को समझते हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो आज कह रहे हैं कि ये सारे जो मिथक हैं ये चैलेंज हुए हैं कहीं ना कहीं, और ये लोगों ने चैलेंज किए हैं। और मेरा मानना है एक युवा के रूप में इस देश में कि ये इसीलिए चैलेंज हुए हैं कि कहीं ना कहीं एक विकास की एजेंडा को फोरफ्रंट पर लाया गया है। यूपी में क्योंकि मुझे मौका मिला यूपी इलेक्शंस में भी काम करने का उत्तराखंड के बाद, तो मैंने देखा कि जो एक बार बार जो एक बात सामने आ रही थी वो ये थी कि महिला सुरक्षा, महिलाएं और खासकर जो युवा लड़कियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि पहले कभी महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स नहीं आई होंगी, लेकिन उन वेलफेयर स्कीम्स को, उन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को हार्नेस करने के लिए लड़कियों को घर से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर हायर एजुकेशन के आप स्कीम्स लेके आते हैं तो पहले आपको उत्तर प्रदेश को सेफ बनाना पड़ेगा। आज क्योंकि हमने ये एक बेल रखा है, आज जो सीमा होगी किसी भी स्पोक्स पर्सन की, गेस्ट की, हमने उसको 1 मिनट के लिए लिमिटेड किया क्योंकि बाद में बहुत इस पे आक्षेप लगता है कि हमको समय कम दिया गया। मैं वापस आऊंगा। नेहा जी 1 मिनट वापस आऊंगा आपके पास। साधना जी के पास चलते हैं जी। साधना जी, जो पूरा नैरेटिव था कांग्रेस पार्टी का, वो चुनाव इर्द गिर्द प्रियंका गांधी वाड्रा जी के था। वो लीड कर रही थी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी, उन्होंने अपनी एक टीम चुनी, एक नई टीम थी, कई लोग छोड़कर भी पार्टी गए, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्होंने कहा कि हम निरंतर प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है, हालांकि आपको सीट बहन जी से, मायावती जी से एक ज्यादा मिली है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि आपको उनसे कम मिली है, लेकिन जो नैरेटिव आपने सेट किया था, 40% टिकट्स महिलाओं को देना, जितने बड़े मुद्दे थे वो सब महिलाओं के आपने उठाए, रैलीज हमने देखी, पोस्टर्स देखे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सब कुछ देखा। लेकिन ये ईमानदारी से कहने में कोई हर्ज नहीं होगा, और हो सकता है आप मेरी बात माने, महिलाओं ने, नौजवानों ने और खासतौर से लड़कियों ने जो वोट दिया, जो फर्स्ट टाइमर वोटर थी, वो वोट बीजेपी को गया। क्यों? आदरणीय रजत जी, देखिए इसमें कोई गुरहेज नहीं है ये कहने में कि बिल्कुल जनादेश हमारे समर्थन में और हमारे पक्ष में नहीं था। इसे हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं और हमें आत्ममंथन, आत्म समीक्षा की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। हमारी कल बैठक भी है सीडब्ल्यूसी की, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि किन कारणों के तहत इस तरीके के नतीजे निराशाजनक हमारे सामने आए। दूसरी बात, मैं बधाई देती हूं उन सब लोगों को जिनके पक्ष में जनादेश गया है, वो बधाई के पात्र हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिन दावों के साथ वो जनता के बीच में उतरे, उन पर खरा उतरे और उन्हें पूरा करें। पहली चीज। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपने कहा कि हम लड़की हूं, लड़ सकती हूं के साथ, बिल्कुल मुझे लगता है ये निर्णय हमारा गलत नहीं था, क्योंकि एक ऐतिहासिक निर्णय था। पहली बार देश की आधी आबादी को 40% आरक्षण किसी पार्टी ने अपने चुनावों में दिया। हाँ, ये बात ठीक है कि जो महिलाओं का वोट परसेंटेज भाजपा की तरफ था वो बढ़ा, और बसपा, जो बहुजन समाज पार्टी की बार बार चर्चा आप कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटरनली चुनाव में थी ही नहीं थी। उन्होंने पहले से एक सपोर्ट इंटरनली दे दिया था। थोड़ा सा एक चीज और देखिए, मैं आपने बधाई दी और जनादेश की बधाई होती। माफ करिए सादा जी, आपका वक्त है, मैंने आपका 4 सेकंड लिया है, तो आप 4 सेकंड में चाहिए तो कंप्लीट कर ली, उसके बाद रेणु जी के पास जाऊंगा क्योंकि मैंने बीच में आपको रोका। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% आपने टिकट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अगर आप टैली देखिए, 97% जो सीट्स है जमानत जब्त है। मतलब पब्लिक में एक्सेप्टेंस इस नारे की नहीं थी, और लोगों ने कमेंट भी किया कि आप यूपी में ही क्यों कर रही हैं, पंजाब में नहीं किया, उत्तराखंड में नहीं किया, गोवा में नहीं किया, मणिपुर, इसलिए लोग थोड़ा, आपको लगता है वो असर नहीं दिखा आपको? नहीं, देखिए मैं सीधी बात कहूंगी, आप ये कह सकते हैं कि भाजपा का जाति और धर्म का पैमाना फिट करने में भाजपा सफल रही, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न, लगातार चुनाव के बीच में भी बलात्कार के केसेस सामने आए, जिसके लिए मैं खुद लड़ाई लड़ी। मैंने सामने से जाकर बुलंदशहर के चकारी में एक लोधी बच्ची का रेप हुआ। ठीक है साथ नहीं, क्योंकि वक्त था, मैंने देखिए 10 सेकंड पूरे आपको दे रही, फिर आऊंगा आपके पास। रेणु मैम हमारे साथ है, बिल्कुल सीनियर जर्नलिस्ट। मैम, जो ये जीत है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो महिला वोटर है, और बिहार में भी ये चीज हुई थी,
ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। बिहार में भी सेम चीज थी, नेक टू नेक लड़ाई थी, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ के प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दिया। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट हुआ, उज्ज्वला के नाम पर वोट हुआ, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के नाम पे हुआ। महिलाओं का आकर्षण बहन मायावती जी को या प्रियंका गांधी जी को नहीं मिला, वो सीधे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के पास गया। हाँ, ये बात सही है। यह महिलाओं का जो वोट है वो गया बीजेपी की तरफ। और ये जो फ्रीबीज जिसको मैं कहती हूँ, कोई भी स्टेट कब तक फ्रीबीज दे सकता है जब उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है, और सिर्फ चुनाव के लिए आप फ्रीबीज बांट रहे हैं, तो उसका असर होता है। अब देखिए चुनाव के बाद वो मिलती हैं कि नहीं, ये लोगों से जाके महिलाओं से पूछिएगा। और जिस तरह से पेट्रोल के दाम अभी बढ़ेंगे, बाकी सब दाम बढ़ेंगे। देखिए रूरल यूपी में महंगाई बहुत बड़ा इशू था। अब जब जैसे लखीमपुर खेड़ी जैसी जगहों पे जहाँ इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ, तो वहां पर आपने देखा कि वहां पर भी बीजेपी जीती। सारी तो ये सीट जीती है, कोई सीट हारी नहीं है बीजेपी, सारी सीट बीजेपी जीती मैम। हाँ, सारी सीट जीती है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट है। कई जगहों पे देखिए, मेरे को लगता है कि मायावती ने जो रोल प्ले किया वोट को काटने का, अभी आपने कहा कि बहुत सारी जगहों पे सेम कास्ट के वोट्स उन्होंने डाले, तो उसमें जो कैंडिडेट्स रखे, तो उसमें जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। क्योंकि देखिए ये रूरल हो, अर्बन हो, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज छोटी छोटी होती हैं, बहुत ज्यादा इसमें स्कोप नहीं होता। और फिर आप देखेंगे ओआसी जी भी आ गए और पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई और कई कॉर्नर कॉन्टेस्ट था। मैम सायरन, एक बार सुप्रिया जी के पास चलते हैं। सुप्रिया सत्यम जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़ी है। सुप्रिया जी, ये ठीक है, जो योजनाएं हैं वो तो हमने सुना है और बीजेपी है, क्या महिलाओं को एक विश्वास है कि जो सत्ता का केंद्र है वो बीजेपी के इर्द गिर्द रहेगा तो हम सुरक्षित ज्यादा रहेंगे, माहौल ठीक रहेगा? कुछ तो दिल में होगा महिलाओं के कि बीजेपी ही पसंद है। देखिए, बिल्कुल महिलाओं के दिल में बहुत कुछ था और इस बार जो दिल में था वो आपने पूरे देश ने सुना। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि देखिए इस बार जो जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया था जाति, धर्म और इन सबसे ऊपर उठ के जो महिलाएं हैं एकजुट होकर, सुरक्षा जो है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा था। मैं आपको बताना चाहूंगी, खास करके मतलब महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो उनके दिल में एक डर रहता था। जैसे ही शाम होती थी तो लोगों को लगता था कि पेरेंट्स के फोन आने शुरू हो जाते थे ट्यूशन से भी। तो वो सारे डर जो थे इस कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बोलूंगी कि बीजेपी की सरकार में ये चीजें खत्म हो गई, जो एक छेड़खानी की चीजें थी। तो दुपट्टा और बुर्का इस बार मुद्दा नहीं रहा। अगर मैं क्योंकि मैं यूपी में काफी चुनाव के दौरान भी गई हूँ, जो लोगों का एक माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आप उसको जाति धर्म के अंदर नहीं बांध सकते। महिला अपनी बात करती है। जो सबसे जो मुझे अहम बात लगी है, कोरोना के दौरान भी किसी महिला का जो चूल्हा है वो बंद नहीं हुआ। मतलब जो राशन योजना है, अगर हम बात करें राशन योजना की, जिस तरह से 35 किलो को हर महीने में अन्न दिया जाता था, तो उनको देखिए जो महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, उनको मतलब नहीं है कि समाजवादी आ रही है या बीजेपी आ रही है। उनको ये लग रहा है कि हमें क्या मुफ्त मिल रहा है। वो जो फ्री योजनाएं थी, चाहे उनकी बेटी की शादी के टाइम में 51,000 रुपए का, तो पहले क्या होता था, योजनाएं पहले भी थी लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता था लाभार्थी तक। ठीक है मैम, ठीक है, आ रहा हूं सुप्रिया जी, आ रहा हूं आपके पास। एक बार वापस नेहा जी आपके पास आता हूं। नेहा जी, आपने साधना जी को भी सुना होगा। साधना जी ने कहा साहब जनादेश है, हम मुबारकबाद देते हैं, और लोगों ने बधाई दी, जो विपक्ष है वो बधाई देता है, ठीक है, औपचारिकता है। लेकिन उनका जो इश्यूज थे, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो बुलंदशहर हो, का वो इश्यूज तो है, हम उसके साथ आज भी खड़े हैं। आप जीत जाइए बात अलग है, लेकिन इश्यूज तो है ही है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना है कि अगर देश में एक भी महिला के खिलाफ हिंसा का कोई भी इंसिडेंट होता है, एक भी अगर बलात्कार होता है, तो वो गलत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हो या वो राजस्थान के अलवर में हो। और जब तक हम राजनीति के चलते, सस्ती राजनीति के चलते, इनमें फर्क करने लगेंगे कि किस पर हमें आवाज उठानी है और किस पर हमें नहीं उठानी है, खासकर जब कोई महिला ये करती है, तब तक हमारा देश महिला सुरक्षा के मामले में आगे नहीं जा सकता। पहला पॉइंट। मैं रेणु जी की बात बड़ी ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा कि इतने बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हुई और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा, ये ताज्जुब की बात है। देखिए, अगर आपने इस चुनाव को ग्राउंड पर देखा हो तो इसमें आपको कोई ताज्जुब नहीं लगेगा। जब हमारे
एग्जिट पोल्स आए, देखिए एग्जिट पोल तो चुनाव के बाद आते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पर चुनाव में जुड़े होते हैं आपको दिखता है कि जब महिलाएं बाहर निकल के कहती हैं कि हमने नमक, इस सरकार ने हमें, जब कोविड के समय में नौकरी नहीं थी, जब सब कुछ बंद हो गया था, तब मोदी जी, योगी जी, इन्होंने आगे बढ़कर हमारे परिवार को संभाला। ठीक है, नहीं ये क्योंकि जो वो है, मैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि वो जो नमक वाली बात आपने कही उसको लेकर आप, हालांकि पूरा सेंटेंस नहीं था आपका, मैं कंप्लीट कर देता हूं। जो नमक वाली बात आपने कही, आ रहा हूं साधना जी, 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैं जितना टाइम इनका लूंगा बजर के बाद उतना टाइम मुझे देना पड़ेगा। वो नमक वाली पॉइंट पर खूब राजनीति हुई नेहा जी, लेकिन जो रिजल्ट है बताते हैं कि हाँ वो सही था, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो लागू था और लोगों ने वो हक अदा कर दिया। क्या होता है ना, हम जो टीवी स्टूडियोज में बहुत एक सैनिटाइज्ड कॉन्वर्सेशन देखते हैं, ये नमक वाली बात प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात नहीं की, तो उन्होंने कोट किया था एक महिला को कोट किया था। हजारों महिलाओं को कोट कर सकती हूँ, हजारों महिलाओं को कोट कर सकती हूँ जिन्होंने यही शब्द कहे। तो मैं कहती हूँ ना, देखिए टीवी स्टूडियोज में हम जो बात करते हैं बहुत सैनिटाइज वर्जन होता है, जब धरातल पर जाते हैं और जो वास्तविकता होती है, जो लोगों की भावना होती है, वो हमने ईवीएम में कैप्चर होती हुई देखी इस बार। ठीक है साधना जी, क्योंकि नमक वाले पर खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आड़े हाथों लिया था प्रधानमंत्री को, आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए आदरणीय रजत जी, बहुत स्पष्ट कहूंगी, ठीक है हमने हार स्वीकार की है, निराश है, हताश नहीं है, लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि ये मुद्दे गौण हो गए। आप नहीं कह सकते कि भाई महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, पेट्रोल डीजल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार हुआ, आप नहीं कह सकते कि ये सब मुद्दे नहीं है। और बात रही महिला उत्पीड़न की, और ये कह रहे हैं कि बहुत सैनिटाइज होकर हम कन्वर्सेशन करते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन ऐसा हुआ है बिल्कुल कि बुलंदशहर के छतारी में जब रेप कांड होते हैं तब स्मृति ईरानी जी आकर नहीं बोलती, जब हाथरस में हुआ तब इनके महिला मंत्रिमंडल में से कोई आकर नहीं बोला, और अगर राजस्थान में हुआ मैंने उसका भी बिल्कुल भर्त्सना की है, मैं बिल्कुल उसकी भर्त्सना करती रही और हमेशा करती हूँ। तुलनात्मक विश्लेषण में मानती हूँ आपने करी, पर आपके लीडर नहीं करते हैं, प्रियंका जी नहीं थी वहां पर। नहीं, प्रियंका जी ने बिल्कुल फोन करके चर्चा भी की, और प्रियंका गांधी जी लगातार महिलाओं की जितनी भी घटनाएं होती है, हम खुद उनसे जब ताल्लुक इन बातों का कराते हैं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल रिएक्शन किया है। एक सेकंड, मेरे बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, आप अपने समय में रखिएगा बात को। तो मैं ये बार बार कहूंगी कि हम कह रहे हैं कि सर्व समर्पण के रण में हारे भी तो हार नहीं, और हार कर जो फिर से लौटा रण में असल में विजेता है वही। तो हम हारे जरूर हैं, हताश नहीं है, और बुनियादी ये मुद्दे हैं। और अभी मैं बता देती हूँ, मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक लोधी डाली दमाई को विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने इसीलिए मार कर जान से मार दिया, हत्या कर दी, क्योंकि वो उनकी गौ तस्करी का विरोध कर रहे थे। भोपाल के अंदर विश्व हिंदू परिषद की एक महिला जो है वो गौ तस्करी करती है, और उसके बाद उनको आरोप मुक्त कर दिया जाता है। तो ये मुद्दे गौर नहीं हुए। नेहा जी क्विक रिस्पॉन्स साधना जी की बातों पर। देखिए प्रियंका जी वहां तो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, साधना जी ने सबसे पहले इस नारे से अपनी बात शुरू की थी, लेकिन उत्तराखंड तक आते आते बिल्कुल बहुत कम डिस्टेंस से, पहले तो एक ही हुआ करते थे हम लोग, यहाँ तक आते आते अरे अब आपकी सरकार है, आप ये कह दीजिए कि आप एक महिला सांसद को सुपर्णिका नहीं कहेंगे। जब देश के प्रधानमंत्री जी संसद में कहते हैं सुपर्णिका, जब देश के प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति को जर्सी गाय कहते हैं, नेहा जी उस पर माफी मांगिए। कुलदीप सेंगर के कुकृत्य पर आज तक नेहा जी ने माफी नहीं मांगी। कुलदीप सेंगर के कुकृत्य पर माफी मांग लीजिए। अगर आदरणीय नेहा जी, कुलदीप सेंगर के कुकृत्य पे आज तो माफी मांग लीजिए। अब तो सरकार बन गई, अब तो कुलदीप सेंगर के कुकृत्य पर माफी मांग लीजिए। अब कह दीजिए कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे महिला सांसद को सुपर्णिका। याद आप कीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी महिला सांसद को सुपर्णिका कहते हैं संसद में। एक महिला सांसद को सुपर्णिका कहा जाता है, जर्सी गाय कहा जाता है मातृशक्ति को। बेटी बचाओ को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जबान फिसल गई मान लिया, लेकिन तब जबान नहीं फिसली थी। आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सरकार में है भाई, आप सरकार में है, आप सुनने की हिम्मत रखिए। विपक्ष को सुनना पड़ेगा, आपको विपक्ष की बात को सुनना पड़ेगा मैडम, सुनना पड़ेगा विपक्ष की बात को। ये जुमलेबाजी करने से मात्र काम नहीं चलेगा। हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे 5 बार लोकसभा चुनाव, वो भी देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी जमानत जब्त मथुरा में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने कराई। लेकिन मैं कहूंगी कि विपक्ष हमेशा मुख्य भूमिका में हिंदुस्तान में रहा है, और पक्ष को 45% वोट मिलते हैं, समूचे विपक्ष को 55% वोट मिलते हैं। इसका मतलब विपक्ष की बात को मानना पड़ेगा। आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि भविष्य में देश के प्रधानमंत्री किसी महिला सांसद को सुपर्णिका नहीं कहेंगे। माफी मांगिए। मुद्दे जिंदा है। 2 दिन पहले राजस्थान में सदन के अंदर इनके एक मंत्री
मंत्री ने खड़े होकर कहा कि प्रधानमंत्री की बात पर जवाब दो, प्रधानमंत्री जी की बात पर जवाब दो, परम आदरणीय प्रधानमंत्री की बात पर जवाब दो, प्रधानमंत्री जी की बात पर जवाब दो। अरे प्रधानमंत्री जी की बात पर जवाब तो दे दो। संसद में महिला सांसद को सुपर्णखा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्या तब जवान फिसल गई थी? मातृशक्ति को जर्सी गाय कहा, अच्छा सुपर्णखा, आपको सुपर्णखा कहा तो अच्छा लगेगा। तो आप कहिए, ये मानसिकता देखिए भारतीय जनता पार्टी की, मानसिकता देखिए, मानसिकता देखिए भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, जर्सी गाय कह दिया जाता है तो ये भी कह दीजिए गलत नहीं है, कह दीजिए आपकी गलत नहीं है। कुलदीप सेंगर के बलात्कार को भी समर्थन कर दिया मैडम, अरे कर दो कुलदीप सेंगर के बलात्कार का समर्थन कर दो। देखिए कह रही है, कर रही है, शर्म आनी चाहिए। माफी मांगी आपने, इसको आपने जिस तरह के वर्ड्स का यूज किया, पहले माफी मांगी है। कुलदीप सेंगर के बलात्कार का समर्थन करेंगी आप कहेंगी एक महिला सांसद को सुपर्णखा कहा तो कह रही है सुपर। अरे चिल्लाना पड़ेगा जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और मैडम कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, और साधना भारती को चिल्लाना पड़ जाता है। ठीक है साधना जी, ठीक है, सत्यम जी बुलाएंगे, जिम्मेदारी निभाइए। साधना भारती जी को आपने सुना, कह रही ठीक है साधना जी और पैनलिस्ट को एक बार जोड़ लेने दीजिए। साधना जी, नेहा जी मुस्कुरा रही है, एक बार सुप्रिया जी को जोड़े। वो तो आप क्या कर सकते हैं उनको। सुप्रिया जी, जो ये इश्यूज है वो तो इश्यूज है। साधना जी कह रही साहब हम हार गए, आपको मुबारकबाद, लेकिन जो इश्यूज है कह रही इश्यूज पे तो हम बोलते रहेंगे। तो चुनाव के बाद महंगाई, बेरोजगारी, ये इश्यूज बचे हैं, या माना जाए कि भाई महिलाओं ने डिसाइड कर लिया कि नहीं साहब हमको वोट बीजेपी को देना ही देना है, 100 रुपए 200 रुपए तेल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें दोनों अलग अलग है। बिल्कुल सही बोला आपने। हेलो जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। आप विरोध कीजिए, लेकिन किस भाषा में कीजिए, क्या मर्यादा है आपकी, आप बिल्कुल विरोध कीजिए। मैं साधना भारती जी को सुन रही थी, कल भी हम न्यूज 18 पे थे और साथ में थे, और मैंने बोला था कि जिस पार्टी से वो आती हैं, प्रियंका जी ने बहुत एक सराहनीय कदम उठाया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जमीनी आप हकीकत के धरातल पे लड़िए ना। पैनल पे इस तरह से लड़ने का कोई सेंस नहीं है। और मैं प्रियंका जी को पर्सनली मैंने बोला भी था कि एक करिश्माई व्यक्तित्व की मालकिन है वो, लेकिन वो कांग्रेस की वो तुरुकी इक्का थी जिसको कांग्रेस ने बहुत छुपा के रख दिया। सुप्रिया जी, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप सबको रोकूंगा, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप सब मेहमान हमारे साथ रहिए। वक्त है एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हम एक बार वापस अपने पैनल पर चलते हैं और शुरुआत आलोक सर आपसे करूंगा। आलोक सर, ये जो ट्रेंड बना है, इस ट्रेंड ने एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया। प्रियंका गांधी बतौर जनरल सेक्रेटरी, उनका पहला चुनाव था। इसके पहले वो रायबरेली, अमेठी, असम, मुंबई में प्रचार करती थी, लेकिन पहली बार जिम्मेदारी थी। एक बड़ा आप कह सकते हैं दांव था कांग्रेस पार्टी का, और उन्होंने लिया। एक टफेस्ट चैलेंज था, जिसको आप कहते हैं कि आप आए और सीधे उस ग्राउंड पर उतरे जो सबसे डिफिकल्ट ग्राउंड था खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। लेकिन जो रिजल्ट है वो भी एक सेटबैक से कम नहीं है, खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। और जबकि महिलाओं के लिए उन्होंने सुबह शाम बातचीत करी, कई उन्होंने आप कह सकते हैं रैलीज की, रोड शोज किए, टिकट्स दिए, लेकिन उसके बाद भी जो आकर्षण होना चाहिए था महिलाओं का और जो वोट में तब्दील होता, रैलीज बड़ी थी, हमने देखा रैलीज में कोई दिक्कत नहीं थी, रोड शो में नहीं, वोट नहीं मिले महिलाओं के। रजत जी, आप इतना मानेंगे, मैंने बेल्ची कांड मुझे याद है, जब इंदिरा जी पावर के बाहर बिना हाथी पर बैठ के भी गई तो, लेकिन इंदिरा गांधी लगातार वो, आप बताइए किसी समय में वो रुकी? केवल उस समय जब जेल जाने की नौबत आई तब भी वो। प्रियंका गांधी जी चूंकि लेट हो गई, आज शाम को नटवर सिंह जी का इंटरव्यू प्रसारित होगा अपने आप, उन्होंने भी क्या कहा, 10 साल लेट आई हैं अभी भी। लेकिन आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से बुरी तरह हारे हैं। जो मैं कहूंगा साधना जी से भी, देखिए लगातार ऐसा ही संकल्प प्रियंका जी ने जितना कोशिश की है, जो भी नेता करते हैं, लगातार यदि महिलाओं के मुद्दे, और खाली उनके घर जाने से नहीं होता है, उनके जब कोई संकट आ गया, आज आप चले गए, बलात्कार हो गया, आज हत्या हो गई, मेरा कहना है जो निरंतर संपर्क में स्थानीय व्यक्ति नेता, किसी पार्टी के, बीजेपी के लोग नहीं हारे हैं क्या? मंत्री हारे हैं वहां, कई कल्याण के मंत्री, स्वास्थ्य के, शिक्षा, ऐसे लोग भी हारे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जिनका जीवित संपर्क नहीं होना, इसलिए प्रियंका जी के लिए दिक्कत हुई। राहुल, ये सब जो होता है ये केवल संगठन के बिना, सोनिया गांधी भी यही कहती थी, या नरेंद्र मोदी भी कहते हुए संगठन में काम करिए। ये जो दुर्भाग्य है कि मुद्दा सही भी उठाए, लेकिन अच्छा फिर दूसरा है कि जिनको सुकून मिला, देखिए एक इलाके में कुछ होता, परिवार आसपास दुखी होता है, लेकिन उसके साथ पूरे गांव में, पूरे शहर में जितनी समस्याएं रही हैं,
लोग उसको टोटलिटी में देखते हैं। और दूसरा ये कहना कि फ्री अनाज, अभी रेणु जी ने कहा, मैं उनसे कहूंगा, आज भी जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए स्थायी रूप से अनाज मिलता है परिवारों को। हर राज्य, लगभग सभी राज्य देते, गोडाउन में भरा पड़ा है, सड़ता है। तो यदि फ्री भी दिया गया और काम के बदले भी मिलता है तो वो इस समय तो आवश्यकता रही है। और देश में यदि कहीं देना है, कितना अमेरिका उनको किसानों को देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि फ्री बी की जो थोड़ी है, चाहे आम आदमी पार्टी दे या बीजेपी कांग्रेस कोई दे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मुद्दा रहा है। जिनको अनाज संकट के समय मिला, जो काम नहीं कर पा रहे थे, जिनको गैस मिली, जिसके घर में गैस आई, चाहे वो बाद में न मिली, जो प्रियंका जी ने कहा था, मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा, घर में रसोई गैस आने के बाद वो प्रेस्टीज इशू भी बनता है। बिजली हो सकता है कम जलाए जितना उसको मुफ्त में मिलती है, लेकिन उसके लिए प्रेस्टीज इशू होता है। चाहे बाद में लकड़ी जला के, चूल्हे जला करके भी काम कर लेते हैं, बिजली जला करके, स्टोव जला करके। हम लोगों ने, हमारे घरों में होता था कि गैस है लेकिन स्टोव उसकी कमी है तो स्टोव जला करके चाय पिला दीजिए कोई आया है तो। ये भारत है। यहाँ पर ये कि तत्काल दोबारा नहीं मिला, अरे भाई उसके बाद भी लोगों ने इसलिए वोट दिया कि लगता है कि लोगों को संतोष है। वो कनेक्ट नहीं था। एक बार रेणु जी के पास चलेंगे। मैम, जो कनेक्ट होना चाहिए था, क्या वो कनेक्ट और नर्व्स प्रियंका गांधी नहीं समझ पाई उत्तर प्रदेश में? महिलाओं को जो, ठीक है, एक डिसीजन था, बोल्ड डिसीजन था, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक डिसीजन लिया गया। पॉलिटिक्स में ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुआ और एक छाप हो गई कि आप जो पहला चुनाव आपने एज अ जनरल सेक्रेटरी लड़वाया, पिछली बार 7 सीटें थी, अब की 2 सीटें हैं। इससे आगे का रास्ता कैसे निकलता है? क्योंकि महिला तो बिल्कुल हम देख रहे हैं जो ट्रेंड है वो बीजेपी, लॉ एंड ऑर्डर, उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मकान के लिए पैसा, नए शौचालय, इन सब चीजों पर उनका विश्वास ज्यादा है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, हिंदुस्तान में लोगों को फ्रीबीज की ज्यादा आदत हो गई है, वो एक अलग इशू है। दूसरा बात प्रियंका गांधी की है। प्रियंका गांधी 3 महीने पहले पैराट्रूप होके यूपी में आई। उन्होंने 3 साल से 4 साल से कह रही थी मैं यूपी में रहूंगी, वही मकान लूंगी, वो लिया नहीं, सुजान सिंह पार्क में रह रही हैं। तो ये इस टाइप की राजनीति चलती नहीं है। आपको सड़क पर जाना होगा, आपको गांव में रहना होगा, आपको लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना होगा, और 5 साल लगातार आप उनके साथ रहेंगे तो आपको अपना वोट बैंक, देखिए कांग्रेस की सारे वोट बैंक खत्म हो गए। जब जिस स्टेट में 20% से कम आपका वोट बैंक आ जाता है तो वहाँ रिवाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वो भी ऐसी स्टेट में जहाँ पर कास्ट और रिलीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप दोनों ही ऑफर नहीं कर रहे। जो जहर हिंदू और मुस्लिम का बीजेपी ने घोला है लोगों के दिल में, दिमाग में, आत्मा में, वो भी रिजल्ट लाता है। और आपने देखा कि मायावती और अखिलेश की पार्टीज जो है वो पूरा कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं। तो कांग्रेस के पास जो एक ये समीकरण था कास्ट का और बाकी चीजों का मिला के, मुसलमान भी थे, दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे, वो टूट गया। और जब वो टूटा तो वो दोबारा जुड़ नहीं पाया। कांग्रेस में आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन 10 साल वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से ज्यादा नहीं, 10 साल से ज्यादा। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं देंगे, आपको पता है आप बीजेपी से कंपटीशन में है। आप पंजाब में 3 साल से ब्लॉक और प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेयरर्स नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, हवा में चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो अगर प्रियंका गांधी के लिए अब बहुत मुश्किल है डगर पनघटकी, क्योंकि आगे जाके सवाल उठने लगे हैं राहुल और प्रियंका की लीडरशिप पे। वो एक है, मुझे शायद लगता है इसीलिए कल सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। क्योंकि एक टिप्पणी रेणु मैम, क्योंकि एक टिप्पणी आपने बीजेपी पर की है, मुझे लगता है नेहा जी मुस्कुरा रही है, एक बार जवाब आपका दे दे तब साधना जी के पास चले। नेहा जी। नेहा जी, मुझे लगता है आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ। जी मैं म्यूट थी, सॉरी। मैं कह रही हूँ रेणु जी उम्र और तजुर्बे में मुझसे काफी सीनियर हैं, तो अच्छा तो नहीं लगेगा बोलते हुए, लेकिन एक प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी बनती है तो बोलना पड़ेगा कि ग्राउंड से कनेक्ट उनका मुझे बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर उनको आज भी लगता है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, आज भी लगता है कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है और उसके बावजूद भी स्टेट दर स्टेट, चुनाव दर चुनाव हमको मैंडेट मिलता जाता है और कटिंग अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिलता जाता है, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट ग्राउंड से एक एनालिस्ट के रूप में मुझे उनका दिख रहा है। बाकी अगर बात आती है कि
इस चुनाव में कांग्रेस का जो हाल हुआ है, देखिए मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी की परेशानी एक ही है, सबसे पुरानी पार्टी है और देश में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है, अच्छा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही है। इसीलिए आप देखिए, अगर पंजाब जैसे प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी की सरकार आ पाई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक परिवार में बंध के रह गई हैं। जब तक साधना जी जैसी महिलाएं आगे नहीं आएंगी, जब तक जो कांग्रेस पार्टी का असली काडर है ग्राउंड का, उनको जगह नहीं मिलेगी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जैसे कांग्रेस पार्टी फंक्शन करेगी, मुझे नहीं लगता है कि इस देश को कांग्रेस कभी भी मजबूत विपक्ष दे सकता है। साधना जी, आपकी टिप्पणी, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह नेहा जी कह रही है कांग्रेस पार्टी फंक्शन कर रही है। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को सिरे से नकारती हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल मुझे लगता है रेणु जी ने जो एक बात कही कि धर्म और जाति को, जो मैं शुरुआत से ही कह रही थी कि भाजपा चुनाव आते ही धर्म और जाति को धंधा बनाने के भाजपा में सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुर्चन चाटने के लिए भाजपा में नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये खरा उतरा है कि भाजपा जाति और धर्म को दिमाग में डालने के अली बजरंग बली शमशान कब्रिस्तान करने में सफल रही। लेकिन मैं एक चीज अंतिम में ये कहूंगी, ठीक है, हम स्वीकार बिल्कुल हार को कर रहे हैं, इसमें मैं बिल्कुल गुरेज नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं कहूंगी थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 असफल प्रयासों के बाद बिजली के बल्ब का आविष्कार किया और 1000 से ज्यादा आविष्कार किए, जिसमें माइक और चलचित्र भी था। तो मुझे लगता है कि असफलता कहीं ना कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा भी हो सकता है। और इसीलिए मैंने खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी का, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, वो भारतीय जनसंघ के साधना जी, मैं आप मुझे लगता है जितने अच्छे फ्रेज देंगी, मैं बिल्कुल तहे दिल से आपका सम्मान करता हूँ। आपने जितने फ्रेजेस दिए, साधना जी, आपके सारे फ्रेजेस बहुत अच्छे हैं। एज अ स्पोक्स पर्सन मैं बहुत तारीफ करता हूं, जो गेस्ट है वो भी बहुत लाइक करते हैं। मसला राजनीतिक है, बैक टू बैक चुनाव अगर आप हारते रहिए और उसके बाद फ्रेजेस दीजिए, कब तक फ्रेज? नहीं, वही मैंने कहा, फ्रेजेस देने की बात नहीं। मैंने कहा ना, हम निराश हैं, हताश नहीं है, हम फिर लौटेंगे। अभी बुनियादी मुद्दे गौर नहीं हुए। मैं फिर कह रही हूँ, रेणु जी ने भी वही बात कही कि जाति और धर्म, जो भाजपा जिसको जहर घोलने का जो काम करती है, उसमें सफल हुई। लेकिन बुनियादी मुद्दे हर व्यक्ति मानेगा। क्या आप मुझे बता दीजिए, सुप्रिया जी 30 सेकंड आपके पास। सुप्रिया जी, जाति पर चुनाव हुआ, धर्म पर चुनाव हुआ, इसीलिए महिलाएं थी, कोई ऐसा काम नहीं किया बीजेपी ने, सिर्फ धर्म और जाति। आरोप है साधना जी का और रेणु जी का भी। सुप्रिया जी 30 सेकंड सिर्फ। सुप्रिया जी, आजकल बिल्कुल आजकल के जो महिलाएं हैं जिन्होंने ये वोट किया है, उनको पूरे वादे नहीं चाहिए। अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अगर हम सरकारी तंत्र की बात करते हैं तो 33% उनको रिजर्वेशन की बात की गई है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। तो मैं इस बात से सीरियस नकारती हूँ कि आप डिफेंस कॉरिडोर को ही ले लीजिए, संभावनाएं तो बढ़ी हैं, टूरिज्म बढ़ा है, संभावनाएं बढ़ी हैं, चीजें धीरे धीरे चेंज हुई। ठीक है आलोक सर, क्लोजिंग कमेंट आपसे। महिलाओं पर जो जादू है, वो जादू का बेस क्या इसी को माना जाए? लॉ एंड ऑर्डर, उज्ज्वला योजना, मकान, शौचालय, ये यही सब है बेस। आलोक सर, क्लोजिंग कमेंट। साधना जी एक लाइन कहूंगा, एक लाइन बोल रहा हूँ खाली। नहीं तो बुनियादी मुद्दे थोड़ी ना गौर हो जाएंगे, फैसला दे दिया तो जनता ने। आपकी जिम्मेदारियां हंसने से थोड़ी ना काम चलेगा। जिम्मेदारियां निभाइए, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को पकड़िए जाकर बालाघाट में, हत्यारों को। यहाँ बैठकर आप हंसिए मत। और ये जिम्मेदारी मिली है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, फैसला दे दिया। आलोक सर, आपका कमेंट बाकी रहेगा शायद, यही एक डिबेट होती। हाँ आलोक सर, मैं आऊंगा आपके पास, फिर डिबेट हम लोग करेंगे इस इशू पर। लेकिन आज के लिए इतना ही, वक्त की कमी है। आप सब हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया। और हमने कोशिश की समझने की कि आखिर महिला वोट बैंक और दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट क्यों हुआ। महिलाओं की अगर बात करें तो जो उज्ज्वला योजना थी, महिलाओं के लिए सुरक्षा थी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर था, मकान के लिए पैसा था, ये सारी योजनाएं महिलाओं को भा गई। साथ ही साथ दलित वोट बैंक को ये समझ में आ गया था कि बहन जी इस बार चुनाव में नहीं है और बीजेपी अच्छी सरकार दे सकती है, इसीलिए दलित बीजेपी से जुड़ गए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।